अभी हम देखेंगे कि मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफ़ीज़ क्या होती हैं। विल गो ओवर द डिफरेंट इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफ़ीज़ दैट आर यूज्ड इन द इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड। तो सबसे पहली है और जो सब यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती हैं वो है वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है? वैल्यू इन्वेस्टिंग जो है वो बेंजामिन ग्राहम ने पहली दफ़ा उस पे किताब लिखी थी। एक और साहब भी थे जिन्होंने लिखी थी, बट जो सबसे ज़्यादा फ़ेमस किताब है, पॉपुलर किताब है जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है, सिक्योरिटी एनालिसिस और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, वो बेंजामिन ग्राहम ने लिखी थी। उसमें उन्होंने पहली दफ़ा डॉक्यूमेंट किया था कि किस तरह से स्टॉक्स पिक किए जा सकते हैं बेस्ड ऑन वैल्यू इन्वेस्टिंग। और वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है, वैल्यू स्टॉक्स क्या होते हैं? तो वैल्यू स्टॉक्स ये होते हैं कि जो आपको स्टॉक्स सस्ते मिलें। सस्ते स्टॉक्स क्या होते हैं? ठीक है, अगर 100 रुपये का स्टॉक है तो वो सस्ता है, या 20 रुपये का स्टॉक है तो सस्ता है। ठीक है, तो इस तरह जज नहीं किया जाता है कि स्टॉक महंगा या सस्ता है, आपको उसकी अर्निंग्स देखनी है। फॉर एग्जांपल, आपने एक घर लिया जो कि 1 करोड़ का है और उस पे रेंट आ रहा है 10 लाख रुपए का। तो आपको 10 साल में आपका जो प्राइस है जो आपने पे की है वो रेंट से आपको मिल जाएगा। 10-10 लाख रुपए करके 10 साल में आपके 1 करोड़ पूरे हो जाएँगे। तो क्या ये सस्ता है या महँगा है? तो ये हम कंपेयर करेंगे किसी और घर से। लेट्स से आपने एक और घर लिया जो कि 1 करोड़ का था, बट उस पे 20 लाख रुपए रेंट आ रहा है साल का। तो आप 5 साल में वो रिकवर कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कौन-सा घर सस्ता है? दोनों 1 करोड़ के हैं, मगर इस पे 20 लाख रुपए रेंट आ रहा है और इस पे 10 लाख रुपए रेंट आ रहा है। आपको 10 साल लगेंगे इसकी कॉस्ट पूरी करने में, बट आपको इसकी कॉस्ट करने में पूरी सिर्फ़ 5 साल लगेंगे। तो ये घर सस्ता है जिसकी अर्निंग्स या जिसका रेंट जो है वो 20 लाख रुपए है और 5 साल में आपका पूरा पैसा रिकवर हो रहा है। इसी तरह जब हम स्टॉक्स की बात करते हैं तो सस्ता या महँगा इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि वो 20 रुपए का स्टॉक है या 100 रुपए का स्टॉक है। इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो कितनी है। अगर प्राइस टू अर्निंग रेशो आपकी ज़्यादा है तो वो महंगा है, प्राइस टू अर्निंग रेशो कम है तो वो सस्ता है। अगर आपकी प्राइस इस केस में 20 रुपए है बट उसकी अर्निंग्स सिर्फ 1 रुपए है तो उसका पी जो है वो 20 का हो गया। बट अगर ये 100 रुपए का स्टॉक है और इसकी अर्निंग 5 रुपए है तो इसका पी भी 20 का है। इस केस में दोनों बिल्कुल बराबर हैं। इसको हम नहीं कह सकते कि ये महँगा है या ये सस्ता है। दोनों 20 के पीप हैं। अगर एक तीसरा स्टॉक है जो 500 का है, ठीक है? यहाँ पे अगर हम कहते हैं कोई स्टॉक अगर 3000 रुपए का है, 4000 रुपए का है, लोगों को लगता है बहुत महँगा है। मगर ये लेट्स से 500 रुपए का स्टॉक है और इसकी अर्निंग्स 50 है तो आपका पी 10 हो गया। इन तीनों में से 500 रुपए वाला स्टॉक जो है ना वो सबसे सस्ता है। ठीक है? ऑल्दो हम ये समझने में मुश्किल होती है हमें कि ये 500 रुपए का स्टॉक सस्ता कैसे है और 20 रुपए वाला महँगा कैसे है। बट क्योंकि इसकी अर्निंग ज़्यादा है, उसी तरह जैसे वो घर की अर्निंग ज़्यादा थी, करोड़ का घर था बट 20 लाख रुपए मिल रहे थे। इसमें भी अर्निंग हर साल आपको ज़्यादा आ रही है, इसलिए ये 500 रुपए वाला स्टॉक इन तीनों में से सबसे सस्ता है। तो बेंजामिन ग्राहम क्या बोलता है कि आप ऐसे स्टॉक्स खरीदो, वो वैल्यू स्टॉक्स हैं। पी सिर्फ एक तरीका है ये जज करने का। इसके अलावा प्राइस टू बुक भी है। आप ये भी देख सकते हो कि बैलेंस शीट पे कितना कैश पड़ा है और वो कंपनी कितने की बिक रही है। अगर वो कंपनी 10 रुपये की बिक रही है और बैलेंस शीट पे कैश पड़ा है जो कि 15 रुपये पर शेयर है, तो वो कंपनी बहुत सस्ती है। आप पूरी कंपनी को लेके उनको कहें कि हमें डिविडेंड दे दें तो वो कंपनी आपको मुफ्त पड़ेगी। उसके अलावा भी 5 रुपये आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा। ठीक है, तो आप उसको कंपनी को टेक ओवर कर लें, उसको बोलें। इसको कहते हैं एक्टिव इन्वेस्टर। तो बेंजामिन ग्राहम ये भी करते थे। उसको अगर कोई कंपनी बहुत सस्ती लगती थी, उसमें बहुत सारा कैश पड़ा होता था, वो पूरी कंपनी खरीद लेते थे, अपने आप को डिविडेंड देते थे और वो कंपनी वैसी की वैसी पड़ी रहती थी, वो अपना बिजनेस चलाती रहती थी, फिर वो उसको बेच देते थे। तीसरा पॉइंट ये है कि आप इस तरह के जो सस्ते स्टॉक्स हैं, लो प्राइस टू बुक, लो प्राइस टू अर्निंग्स, या तो कैश बहुत पड़ा है उसकी बैलेंस शीट पे, उसका एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बनाएं। ऐसे नहीं आपने एक स्टॉक लेके रख लिया। इसमें ये भी होता है कि वैल्यू ट्रैप्स होते हैं। कभी कभार वो लेट्स से ये कंपनी है, ये 50 रुपये बना रही है, बट अगले साल उसने सिर्फ 10 रुपये बनाए, तो इसका पी बढ़ जाएगा और वो 50 हो जाएगा। तो इसके लिए आपको बहुत सारे स्टॉक्स लेने होंगे, कम से कम 40 से 50 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें सबके सब सस्ते स्टॉक्स हों। और ये फिलॉसफी कहती है कि ओवर टाइम दिस पोर्टफोलियो विल बीट द बेंचमार्क, इट विल परफॉर्म बेटर देन द बेंचमार्क। क्योंकि बेंचमार्क में बहुत सारे शेयर होंगे जो महंगे भी होंगे। ये आपके पास पूरा पोर्टफोलियो पड़ा है जिसमें सारे सस्ते शेयर्स हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ते बढ़ के महंगे हो जाएंगे। फिर इसमें यह है कि आप महंगे वाले शेयर्स बेचते जाएं और सस्ते वाले खरीदते जाएं। तो इसमें थोड़ा बहुत टर्नओवर है।
एवरी नाउ एंड देन यू हैव टू कीप ट्रैक ऑफ द प्राइसेस एंड द पीईज, और जो महंगा लगता जा रहा है वो आप बेचते जाएं, और जो दूसरे सस्ते हो गए शेयर्स वो खरीदते जाएं। आखिरी बात यह है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि वैल्यू इंडेक्स क्या है और ग्रोथ इंडेक्स क्या है। हम बात करते हैं कि इस साल जो है ना वैल्यू स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, या इस साल ग्रोथ स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसका मतलब क्या है? तो वैल्यू स्टॉक्स ने अगर परफॉर्म किया है, इसका मतलब ये है कि जैसे यूएस में S&P 500 है, वो उसको बीच में से आधा कर देते हैं अकॉर्डिंग टू प्राइस टू अर्निंग एंड प्राइस टू बुक रेशो, और जो सस्ते स्टॉक्स होते हैं अकॉर्डिंग टू पी, वो होते हैं वैल्यू स्टॉक्स, और जो बाकी सारे बच जाते हैं उसको ये लोग कहते हैं ग्रोथ स्टॉक्स। ऑल्दो दे माइट नॉट इन द लिटरल सेंस ऑफ द वर्ड आर ग्रोथ स्टॉक्स, बट वो उसको डिवाइड करते हैं, और जो भी महंगे शेयर्स हैं वो ग्रोथ हैं, क्योंकि लोग उसको हायर वैल्यूएशंस दे रहे हैं बिकॉज दे थिंक कि आगे जाके उसकी ग्रोथ होगी।